Good afternoon, everyone. So, we were discussing the aspect of judiciary and judiciary के context में हम लोगों ने बेटा we had discussed till article 137 में हमने curative petition देखा था which was new concept in terms of constitution पे नहीं लिखा है, तो आप कभी judicial activism का होगा portion enhancement of the justice के context में इसको use कर सकते हो मेंस में, मतलब सिर्फ वो word curative petition that ये भी introduce किया है एंड जुडिशल इनोवेशन में यूज़ कर सकते हो इसको टर्म को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो पता ही है कि ये 2002 में आया था रूपा अशोक हुर्रा केस में। ये केस को फिर से हम फंडामेंटल राइट्स में भी एक बार ये स्टेटमेंट फिर से आएगी रूपा अशोक हुर्रा केस की। तो और एक जो कभी केस होते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो केस में कोर्ट में एक ही मतलब एक कॉन्टेक्स्ट अगर मैंने आपको कोई बताया है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे केस में यही कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ था, हो सकता है कोई और कॉन्टेक्स्ट भी बताया हो। हाउएवर वो कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा वो, ठीक है। और बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, हाउएवर फॉर आवर एग्जाम वो ज़रूर नहीं थे, तो वो कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर केस में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। वो लॉ नहीं है तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है अपने आप को, ठीक है। Even after Supreme Court gives the principle in the case of admission, while lower judiciary gives capital punishment in large number of the cases. कैपिटल पनिशमेंट का ये ये है पार्डन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो पार्डनिंग पावर के टाइम पे इसको देखेंगे, ठीक है। कि पार्डनिंग पावर है कि नहीं है, कि मतलब है तो क्या है, कैसे हो रही है, ये सब तब बेटा एक बार पूछेगा तब हम बताएंगे इसको। क्योंकि जुडिशरी के बाद भी, क्योंकि जुडिशरी का ही कॉन्टेक्स्ट है, आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही टाइम पे ही है, हमें थोड़ा सा ये डिस्कशन थोड़ा सा आगे आने वाला है, ठीक है। Now again I am going to explain you 3 articles together. However, unlike the appellate jurisdiction, वो सब एक अंडर आ रहे थे, इसमें ये 3-4 आर्टिकल एक कैटेगरी के अंडर आ नहीं रहे, बट काइंड ऑफ रिलेटेड ही चीज़ें हैं और इस पे इंटरप्रिटेशन ज़्यादा नहीं है। देखो, एनलार्जमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एनलार्जमेंट किया जा सकता है जुरिस्डिक्शन का बाय पार्लियामेंट, ठीक है। बस ये 138 यहीं पे ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ इट, राइट। ये सब लिखेंगे। हाउएवर तो एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है। अगर हम 139 देखेंगे, 138 तो यही है, लिखेंगे सब। हाउएवर नाउ हियर मी आउट, 139 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जैसे ना रिट्स जो इशू करता है, रिट्स 32 क्लॉज 2 के कॉन्टेक्स्ट में रिट्स लिखा होता है, तो 32 क्लॉज 2 को भी हम लोग देखेंगे जब एफआर कर रहे होंगे। सो एट दैट टाइम वी वुड लुक एट द आर्टिकल 32। नाउ हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। रिट जुरिस्डिक्शन उसका एक्चुअली क्या करके रखा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट किसी के लिए भी रिट इशू कर सकता है। अब रिट क्या है ये बेटा आर्टिकल 32 का टाइम का डिस्कशन है, तो हम लोग मैंडेमस, सर्शरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, ये सब डोमेन पे या हैबियस कॉर्पस, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये 32 के टाइम पे डिस्कशन होगा ये रिट की, रिट होता क्या है। तो बेसिक एस्पेक्ट क्या है कि अगर तो रिट आएगा तब का डिस्कशन। हाउएवर अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो रिट का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के का जो अभी है उसको बढ़ा सकती है वो। तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इशू रिट अंडर आर्टिकल 139। रिट का कॉन्टेक्स्ट में कोई इशू करके सुप्रीम कोर्ट में जाता है अंडर आर्टिकल 32। हाउएवर पार्लियामेंट 139 की पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट के और भी पावर्स थोड़ी सी बढ़ा सकती है, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ रिट। 139 कैपिटल ए जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, देखो 138 बता दिया, सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जा सकता है उसका, ठीक है। सिर्फ रिट्स नहीं है, ऑर्डर्स हैं, कोई और भी चीजें बढ़ानी है तो 139 कैपिटल ए जो होता है, क्या होता है, सिमिलर टाइप के केसेस कभी कभी थ्रू आउट द कंट्री फाइल हो जाते हैं। जैसे आप मानो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, मान लो ऐसे कोई बन रहा है, मतलब इमेजिन दैट फ्रॉम श्रीनगर टिल कन्याकुमारी इफ समथिंग इज बीइंग मेड, सो द प्रॉब्लम वुड बी दैट व्हेन यू हैव गॉट सो मच ऑफ लैंड बीइंग टेकन, ज़मीन तो ली जाएगी पूरी की पूरी, तो बहुत सारे लोग केस फाइल करेंगे, अलग अलग टाइप के केसेस पूरे इंडिया में फाइल हो रहे होंगे, राइट। तो कोर्ट ने एक को मर्ज कर लिया सारे केस को कि मैं एक साथ जजमेंट दे दूंगा, वो सब पे वैलिड हो जाएगा।
नॉट नेसेसरली ये लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, बट जनरली सिमिलर नेचर, किसी पर्सन के ऊपर बहुत सारे सेम टाइप के केसेस फाइल कर दिए हो अलग अलग जगह, किसी ने ऑनलाइन कुछ बोला हो तो कन्याकुमारी में भी कंप्लेन होगी, कोलकाता में भी कंप्लेन होगी, श्रीनगर में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, सब सेम नेचर के केसेस हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनको क्लब कर लिया जाता है बहुत बार, जरूर नहीं होगा ये, हाउएवर इट कुड बी क्लब्ड ऑल्सो। सो वही अगेन अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की रिक्वेस्ट पे जाता है, या तो पर्सन जो है कि वो पटिशन दे कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को सेम सब जगह सेम ही केस है, एक ही साथ सुन लिया जाए। सो 139 कैपिटल ए की पावर से क्लब्स केसेस को मर्ज कर दिया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल हाई कोर्ट्स में सिमिलर केसेस हैं, उनको मर्ज करके कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जनरली तब ट्रांसफर होता है व्हेन द केस इज टू मच पॉलिटिकल। क्या होता है, मान लो कोई स्टेट है, जैसे अगर हम मान लो मध्य प्रदेश पकड़ लेते हैं। सो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई क्राइम ऐसा हो गया है जिसमें माना जाता है स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट पुलिस करेगी, विटनेस को क्या लग रहा है कि मेरे को यहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर ऐसा फीलिंग है तो मतलब इट कुड बी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, यू कैन टेक इन वेस्ट बंगाल, यूपी, ऐसा जस्ट बिकॉज आई एम टेक एन एग्जांपल ऑफ एमपी डज नॉट मीन्स कि एमपी में ऐसा होता है, कोई भी एग्जांपल आ सकता है। तो अगर विटनेस को कभी कभी या विक्टिम को लगता है मुझे यहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा, राइट्स के केस में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि राइट्स में किसी ने अपील किया कि यहाँ पे मुझे जस्टिस लग रहा है नहीं मिलेगा, नॉट बाय जुडिशरी पे नहीं, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, क्योंकि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आई मे नॉट गेट जस्टिस बिकॉज, या फिर मुझे बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर मेरी लाइफ को थ्रेट है, जो भी हो, तो वो अपील करते हैं, तो कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी 139 कैपिटल ए की पावर से ही होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही पूरा केस ले ले, वो ये सब 139 कैपिटल ए से कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट आता है। फिर 140 अगर हम आर्टिकल देखेंगे, क्या होता है कि बहुत बार एंसिलरी पावर्स की बात हो रही है 140 में। लेट्स से यू ऑल हैव टू कम टू दी सेंटर्स, ठीक है, योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कम टू द सेंटर एंड गेट अटेंड द क्लास, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका अभी के लिए। हाउएवर टू कम टू द क्लास आपको, बहुत लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना होता होगा, ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसी एंसिलरी सपोर्ट चाहिए जिससे आप अपना मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, जो मेन ऑब्जेक्टिव वरना डिफीट हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम डिफेंस का अगर अंडरस्टैंडिंग करें तो आर्मी में इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड, यही दोनों फोर्स होती हैं आर्मी में जो लड़ रही होती हैं, ट्रूली यही फाइट करती हैं। ऑल अदर फोर्सेज विद इन दी आर्मी आर सपोर्टिंग फोर्सेज, एंसिलरी फोर्स होंगी, जैसे सिग्नल्स क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, दे लुक एट दी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, की जो आगे लोग लड़ रहे हैं उनको जो सपोर्ट चाहिए उसका कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यू रहे। सो देयर वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर दे आर नॉट फाइटिंग, उन पे अटैक भी होता है तो दे फाइट, हाउएवर दे विल नॉट बी सेंट, कि कोई सिग्नल के रेजिमेंट आगे नहीं भेजे जाएगी कि जाओ आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव करके लेके आओ, ये पहाड़ जीत के लेके आओ, ऐसा नहीं होगा, वो इन्फेंट्री के लोग ही जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे देन यूल हैव दी इंजीनियर्स को क्या होगा, उनको बोलेंगे नहीं कि ये पहाड़ जीत के लेके, उनको बोलेंगे डीमाइनिंग करो, ब्रिज बनाओ, सो दैट आर व्हीकल्स कैन गो, सोल्जर्स कैन गो। सप्लाई होगा, सप्लाई एएससी वाले क्या करेंगे, दिल मेक श्योर दैट द फूड, वेपन्स इज डिलीवर्ड टू द पीपल। तो इन पे भी फायर आता है, दे ऑल्सो फाइट, हाउएवर दे आर नॉट सेंट टू फाइट डायरेक्टली इन दी बेसिकली एग्जैक्ट बैटल पे कि आप करके ये ऑब्जेक्टिव अचीव करके लेके आओ, अदर देन फुलफिलिंग योर ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाइंग दी मटीरियल्स जो भी जरूरी है आपको सप्लाई करने के लिए। एएमसी वाले, मेडिकल वाले क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे, तो जो भी इंजर्ड होगा उनको फर्स्ट एड दे रहे होंगे। तो द पॉइंट इज ऑल दीज आर एंसिलरी फोर्सेस। अगर ये अपना काम नहीं करेंगे या ठीक से ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो मेन ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है। इसी के लिए अगर एंसिलरी सपोर्ट चाहिए टू अचीव ऑब्जेक्टिव, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एंसिलरी पावर्स फिर बढ़ा दी जाती है। ये सब बेसिकली क्या है, ये आर्टिकल 138 के अंडर भी सारी चीज़ों को एक्सपैंड किया जा सकता था, हाउएवर इनको एक अलग सा आर्टिकल दे दिया गया है। तो 138 इज एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 139 इज जो रिट्स एंड अदर जुडिशियल पावर्स को अगर सुप्रीम कोर्ट की बढ़ानी है तो ये पावर, आर्टिकल 139 की पावर पार्लियामेंट यूज करेंगे एंड बढ़ा देंगे। 139 कैपिटल ए इज ट्रांसफर्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस, 140 इज एंसिलरी पावर्स, ठीक है। लिखिए
Article 138. Write down Article 138. Enlargement of jurisdiction. Enlargement of jurisdiction of Supreme Court by Parliament. Enlargement of jurisdiction of Supreme Court by Parliament. ठीक है, बस इतना ही, मतलब एग्जाम के लिए इतना काफी है बस. नेक्स्ट इज आर्टिकल 139. आर्टिकल 139. Parliament may by law confer on the Supreme Court to issue directions writs, WRITS, writs for any other purpose other than those mentioned in Article 32, other than those mentioned in Article 32. ठीक है. नेक्स्ट लिख लीजिए आर्टिकल 139 कैपिटल ए. आर्टिकल 139 कैपिटल ए. राइट डाउन. इसके सामने लिखिए ट्रांसफर्स ऑफ सर्टेन केसेस. लिखिए where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court, and one or more High Court, and the Supreme Court is satisfied, on its own motion or on an application made by the Attorney General or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, comma, Supreme Court may withdraw WITHDRAW, withdraw the case
withdraw the case or cases pending before the high courts and dispose of all the cases itself, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए एसपी गुप्ता केस। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जज केस मिलेगा आपको। एसपी गुप्ता केस जो था वो यही पावर से यूज किया गया था, ठीक है। मल्टीपल कोर्ट्स में फाइल हुआ था, बाद में एक ही केस पर मतलब ये आर्टिकल यूज करके यूज कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट जज केस जो लिखा था। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो ट्रांसफर any case, appeal or other proceedings pending before any high court, to any other high court, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 140, राइट डाउन ancillary power of Supreme Court. Ancillary power of Supreme Court. Write down the object of this article. Is to enable Parliament to confer such supplementary powers on the Supreme Court as may appear necessary to enable it to perform effectively the functions placed upon it under the Constitution, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 141, ठीक है। 141 बेसिकली है कि दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। बेसिक एस्पेक्ट मतलब आपको सिंपलर कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं।
देखो लॉ तो पार्लियामेंट बना रही है, अब ये लॉ का रियल में इंटरप्रिटेशन क्या आ गया, या तो लॉ बड़ा क्लियर है तो देयर इज नो डाउट ओनली, हाउएवर द केसेस व्हेन दे गो टू द कोर्ट्स या तो ग्रे एरिया होगा, कुछ ग्रे एरिया मतलब कंफ्यूजन है, या फिर ये होगा कि हो सकता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हो, लॉ कुछ भी हो सकता है, दोनों ही। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, वो मना कर देगा। ग्रे एरिया है तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से थोड़ी पूछेगा, वो क्या करेगा, ग्रे को देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या इस क्लॉज का मतलब होना चाहिए। अग्रीड, उस टाइम पे अगर केस में अटॉर्नी जनरल है या सरकार का कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वहां पे, क्योंकि वो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं एग्जैक्टली व्हाट वाज द मेन डिस्कशन विच वाज देयर एट द पासिंग ऑफ दिस बिल, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन चल रही थी वो बोल सकते हैं, वो मतलब जो वकील जो वहां पे एडवोकेट होंगे जो। नाउ द थिंग इज हाउएवर सुप्रीम कोर्ट वुड इंटरप्रेट द लॉज एज पर द कमांड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका मतलब क्या होना चाहिए। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बता दिया कि भाई ये लॉ ऐसा ये बोल रहा है, मतलब ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज व्हाट द लॉ इज, मतलब लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि देखो ये लॉ ऐसा है, ये अब वो बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स हो जाएगा, सब कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, ऑल कोर्ट्स पे, ठीक है, अगर उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए वो, ठीक है, इफ इट इज सपोज टू बी एप्लीकेबल ऑन दैट कोर्ट तो वो एप्लीकेबल होगा उस पर, हो सकता है एप्लीकेबल ना होना हो उस पर तो नहीं होगा। हाउएवर मान के चलते हैं कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू इट विद इन द कंट्री, तो सारे कोर्ट्स पे ट्रिब्यूनल्स पे वो एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग द मिलिट्री ट्रिब्यूनल, उन पे भी एप्लीकेबल होगा ये। अब क्या होता है कि बट सुप्रीम कोर्ट का लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है वो सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे बाइंडिंग नहीं होता है वो, क्योंकि वो तो अपनी जजमेंट चेंज कर सकती है। आज 3 जज ने कुछ जजमेंट दे दी, कल 5 जज ने कुछ और जजमेंट दे दी उसी पॉइंट पे, तो न्यू जजमेंट वैलिड मान ली जाएगी, पुरानी वाली जजमेंट को खारिज कर दिया जाएगा। या तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बेंच बैठती है दे ऑलवेज क्लियर, या तो वो बताते हैं कि उस टाइम पे गलत बोला था, बट कभी कभी जनरली इसको अवॉइड किया जाता है, क्यों, क्योंकि आप दूसरे जज को डिमीन कर रहे हो कि उन्होंने गलत बोला है, तो बहुत बार बिना पीछे का कुछ बोले हुए एक नई जजमेंट दे देते हैं, तो जो कि काउंटर कर रही है पीछे को, बट बोलेंगे नहीं वो कि उस जजमेंट की गलत है, वो जजमेंट गलत है, बोल सकते हैं वो, हाउएवर जनरली अवॉइड करते हैं। तो क्या होगा कि वो जजमेंट जब दे दी तो ये न्यू जजमेंट आ गई, तो इसलिए लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू इट, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे बाइंडिंग नहीं होती है, वो अपनी जजमेंट चेंज कर सकती है। यही है आर्टिकल 141। हाउएवर फिर ये टर्म्स क्या है, ऑबाइटर डिक्टा, रेशियो डेसिडेंडा, स्टेरे डिसीसेस, पर इंक्यूरियम, ये मतलब क्या है ये। तो अब मैं इंडिविजुअली आपको ये टर्म समझाऊंगा, उसके बाद हम ये लिखेंगे, ठीक। देखो क्या था, इलेक्शन हो रहा था कोविड के टाइम पे, इफ यू सी दैट सो मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, राइट, एंड इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में। मद्रास हाई कोर्ट के जज ने बोला दैट द ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन शुड बी चार्ज्ड फॉर प्रमोटिंग कोरोना वायरस, ये मद्रास हाई कोर्ट के जज ने बोला। तो बट वी डोंट फाइंड एनी ऑफिसर ऑफ इलेक्शन कमीशन वाज चार्ज्ड फॉर प्रमोटिंग कोरोना वायरस, नहीं, किसी के अगेंस्ट कोई केस ही नहीं फाइल हुआ। हाउएवर हाई कोर्ट ने तो बोला है। फिर देर आर लॉट ऑफ जजेस जो शेरो शायरी करते हैं, यस, वो जजमेंट के टाइम पे शेरो शायरी भी करते हैं वो, तो डज दैट मीन्स दैट लोअर कोर्ट्स शुड डिसाइफर एग्जैक्टली ये शेर का मतलब क्या था, बिकॉज उन्होंने जो बोला है वो तो बाइंडिंग हो रहा है, तो उन्होंने शेर जो गाया है तो उसका इंटरप्रिटेशन बाइंडिंग उन पे है कि नहीं है हो रहा है, मतलब ये कंट्रोवर्सी तो अराइज होती है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज ऑबाइटर डिक्टा, ठीक है, या फिर ऑबाइटर डिक्टम। ये क्या होता है, दैट इज समथिंग जो कि बाइंडिंग नहीं है बट एक पासिंग बाय रिमार्क है। तो अभी एग्जाम्पल बताता हूं, केरला में आई एम नॉट श्योर इट वाज अ हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट, जो कौन सा कोर्ट है,
However, last year the court was hearing a case, ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का केस था। तो कोर्ट ने बोला कि वाइफ इज नॉट वरी इनवाइटेड फॉर एवर, WIFE को वो जज साहब ने फुल फॉर्म बना दिया, दैट वाइफ इज नॉट वरी इनवाइटेड फॉर एवर, WIFE, इट इज वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। इसकी क्या जरूरत है स्टेटमेंट की? मतलब इट हैज नो मीनिंग इन टर्म्स ऑफ द रियल जजमेंट। ये ऑबाइटर डिक्टा है ये, ठीक है। मतलब बहुत बार आप स्टेटमेंट बोलते हो जो कि बाइंडिंग वैल्यू नहीं है, एक पासिंग बाय रिमार्क है। बहुत सारे जजेस कुछ ज्यादा ही ऑबाइटर डिक्टा करते हैं, मतलब ज्यादा ही चीजें ऐसी बोल रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं कोई जजमेंट से रिलेशन में, तो ये फॉलो नहीं करना होता है। तो समथिंग विच इज नॉट सपोज टू बी फॉलोड, जो पासिंग बाय रिमार्क्स में बोला गया हो, वो ऑबाइटर डिक्टा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस पे मेंस में सवाल, देखो इस पे ना 2-3 एडिटोरियल्स भी आ चुके हैं, एटलीस्ट आई हैड सीन, नॉट नाउ, हाउएवर इन लास्ट 1 ईयर 1-2 पेपर में तो मैंने आर्टिकल्स देखे हैं कि जजेस को ऑबाइटर डिक्टा ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर की बातें ज्यादा मत करो, आप जजमेंट दो और आगे बढ़ो आप। तो बहुत बार क्या होता है, स्टेटमेंट्स जज ने बोली हैं, हाउएवर वो ऑबाइटर डिक्टा है, मतलब वो जजमेंट का पार्ट नहीं है, वो जजमेंट के टाइम पे बोली गई कुछ बातें हैं। जैसे एक और केस क्या था, देयर इज ऑल्सो एन इवेंट वेयर इन अ लेडी हैड सेड समथिंग, मतलब कोई रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कोई रिमार्क कर दिया था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनके लिए पिटीशन सुनी जा रही थी, तो द डिफेंस हैड आर्ग्यूड दैट शी वाज प्रोवोक्ड बाय द एंकर टू से समथिंग। तो कोर्ट ने बोला फिर एंकर के खिलाफ FIR फाइल करो आप, बट एंकर के खिलाफ FIR नहीं हुई, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो थी ऑबाइटर डिक्टा थी, ये पासिंग बाय रिमार्क था, उन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला शी शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये उन्होंने तो अपॉलॉजी नहीं दी, क्यों? क्योंकि ये ऑबाइटर डिक्टा था, मतलब समथिंग विच इज नॉट सपोज टू बी फॉलोड लीगली, बाइंडिंग नहीं है, फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, बाइंडिंग पार्ट नहीं है। ये सब क्या आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये, ठीक है। तो हम ऑबाइटर डिक्टा समझ में आया, अ पार्ट ऑफ द जजमेंट, मतलब समथिंग नॉट पार्ट, एक कोई केस के टाइम पे कोई स्टेटमेंट दे दी गई पासिंग बाय रिमार्क्स है, विच इज नॉट सपोज टू बी फॉलोड। हाँ, ऑबाइटर डिक्टा का ये तो होता है कि कोई मान लो लॉ बना रहा है, कोई लॉ बनाते वक्त वो सीनियर जज की जजमेंट्स देख रहे हैं, जो कि ऑबाइटर डिक्टा ही होंगी बहुत बार चीज़ों में, कि जो उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए हैं तो उनको समझ आएगा, अच्छा दिस इंटरप्रिटेशन कैन बी टेकन। मे बी एक नया लॉ बनाते हो ही मे टेक द आर्ग्यूमेंट्स की इंटरप्रिटेशन वो ले सकते हैं वो, बट ये कोई लीगल वीगल नहीं है कोई कि आपको लेना ही लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है बाइंडिंग, यू फॉलो, यू डोंट वांट टू फॉलो, बाइंडिंग नहीं है। रेशियो डेसिडेंडाई है, ये है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द जजमेंट, जो फॉलो करना ही करना है, जो बाइंडिंग एस्पेक्ट है, इसको आपने नहीं फॉलो किया आपको सजा हो सकती है। तो ये नहीं फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ठीक है। स्टेरे डिसिसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब लेट्स से इमेजिन दैट 1950 में कोई जजमेंट दे दी गई, तो इवन इन 2023 वो जजमेंट फॉलो होगी, प्रोवाइडेड उससे बड़ी बेंच ने उसको ओवररूल नहीं किया है। एग्जाम्पल आप देख लो, केशवनंदा भारती केस 1973 की जजमेंट है, 2023 में भी वो जजमेंट फॉलो की जा रही है। वो 50 साल में आप देखो तो पूरी जजमेंट तो वो पूरी की पूरी फॉलो की जा रही है, दैट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, अनटिल इट्स नॉट ओवररूल्ड बाय अ बिगर बेंच। तो स्टेरे डिसिसिस, कोई भी जजमेंट जब भी आ रही है ना, जिसमें केशवनंदा भारती कोर्ट करके या बिना कोर्ट करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे करते हुए बोल के जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, दे आर डूइंग स्टेरे डिसिसिस, स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पीछे डिसाइड हो चुका है उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नॉट सपोज टू बी फॉलोड मतलब नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग ये है पीछे के कॉन्टेक्स्ट को आप, या बाइंडिंग जैसे आप उसको, ये मतलब उसको स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, पीछे डिसाइड हो चुका है, यू विल कंटिन्यू विद इट। पर इनक्यूरियम मतलब आपसे गलती होगी। बहुत बार क्या होता है कि ज्यादा तो नहीं होता है, हाउएवर देयर हैव बीन केसेस वेयरइन
जज ने कोई गलती कर दी, जैसे कोई जजमेंट थी पुरानी, बट उनसे वो जजमेंट मान लो मिस होगी और उन्होंने उसमें जो बोला गया था उसको मिस करते हुए कोई और जजमेंट दे दी। लॉजिकली ही शुड हैव गिवन सम अदर जजमेंट, बट वो पीछे का इंटरप्रिटेशन उनका अजीब सा कुछ हो गया था या उन्होंने वो जजमेंट मिस कर दी। तो इसका मानना है लैक ऑफ केयर, मतलब गलती हो गई है उनसे। तो जो भी जब पर इंक्यूरियम हो जाता है तो वो जजमेंट मान लो मोटा मोटा चेंज ही की जाएगी, वो या तो उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसका मतलब है लैक ऑफ केयर, गलती हो गई है। ये लैटिन के ये मैच द फॉलोइंग में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डोंट थिंक कि इस पे पूरा सवाल आएगा कि 200 वर्ड का आंसर नहीं। हाउएवर सब 141 एंड संविधान देखोगे ये सब लिखा नहीं है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये बेसिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 141 में बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ओके, मैंने शेर व शायरी की तो इज इट बाइंडिंग? फिर आएगा नहीं, दिस इज ऑबाइटर डिक्टा। ओके, तो व्हाट डू वी कॉल इट कि जो फॉलो करना ही करना है? ओके, वील कॉल इट रेशियो डिसिडेंडाई। अच्छा, पीछे इफ आई वांट टू लुक बैक एंड देन से आई दैट वी नीड टू फॉलो दैट स्टेरे डिसीसेस। ओके, और गलती होगी, मैंने नहीं पीछे देखा, आई डोंट फॉलो इट, पर इंक्यूरियम। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ये। ठीक है, हाउएवर इस पे आर्टिकल्स वगैरह आए हुए हैं कि जजेस को ज्यादा ऑबाइटर डिक्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिखिए आप आर्टिकल 141। ठीक है, राइट ऑन, law declared by the Supreme Court to be binding on all courts, to be binding on all courts. Next line, the decision binds the pending cases, the decision binds the pending cases as well as the decision binds the pending cases as well as the future ones, as well as the future ones. Full stop. Continue. The Supreme Court is not bound. The Supreme Court is not bound. Not bound को अंडरलाइन कीजिए. The Supreme Court is not bound by its own decision. Not bound by its own decision. Full stop. Continue. It may overrule them. It may overrule them by expressly saying so. It may overrule them by expressly saying so. Expressly saying so, or by not following them, or by not following them in subsequent case, or by not following them in subsequent case. ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट पे खुद पे बाइंडिंग नहीं होती है, बट बाकी सब पे बाइंडिंग हो जाएगी, जो बोलेंगे इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सब पे बाइंडिंग होती है। सब हेडिंग लिखिए, ऑबाइटर डिक्टा, राइट ऑन, ऑबाइटर डिक्टा ऑब्लिक डिक्टम। ठीक है, ऑबाइटर डिक्टा ऑब्लिक डिक्टम, राइट ऑन। इट रेफर्स to a judge's comments. It refers to a judge's comments or observations in passing
comma, on a matter arising in a case before him, full stop. Next line. Obiter remarks are not essential. Obiter remarks are not essential to a decision, and do not create binding precedent. Full stop. Continue. However, obiter remarks of senior judges may be indirectly be persuasive, especially in areas in which the law is developing, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए रेशियो डेसिडेंडाई, DECIDENDI, रेशियो डेसिडेंडाई. ठीक है, लिखिए. The essential elements of a judgment, which create binding precedent, precedent, comma, and must therefore be followed by inferior courts, देखिए इंफीरियर कोर्ट से अगर आप सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे तो इंफीरियर कोर्ट्स में हाई कोर्ट भी आ जाता है. तो डोंट थिंक इंफीरियर मतलब बहुत खराब चीज़ मानी जाती है. सुपीरियर से हो गया तो उनसे इंफीरियर वो आ सकते हैं. हाउएवर हाई कोर्ट के लिए हम लोग हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए स्टेरे डिसिसेस, DECISIS, स्टेरे डिसिसेस. फुल स्टॉप. लिखिए it is the doctrine of precedent, PRECEDENT, precedent. Full stop. Continue. It obligates courts to follow historical cases when making a ruling on a similar case, full stop. Continue. Stare decisis ensures that cases with similar scenarios
and facts, similar scenarios and facts are approached in the same way, are approached in the same way. ठीक है. नेक्स्ट इज पर इंक्यूरियम, जो इसमें लास्ट डिस्कशन जो है हमारा इस आर्टिकल पे, दैट इज पर इंक्यूरियम. ठीक है, इसमें है सामने लिखिए लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर. राइट डाउन. It refers to a judgment. It refers to a judgment of a court. It refers to a judgment of a court which has been decided, which has been decided without reference to, without reference to a statutory provision, without reference to a statutory provision or earlier judgment, or earlier judgment which would have been relevant, which would have been relevant. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 142. लेट मी सी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी. बेटा देखो, अगर देखा जाए ना अच्छा एक मिनट, लेट मी सी क्वेश्चन ऑब्वियस क्या है. इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, वो तो कैपिटल पनिशमेंट का बाद में देखते हैं. दैट एडवोकेट्स आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन एलिजिबल फॉर एन एग्जाम एंड कैन बिकम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. सही बात है, बट हाउ एन एडवोकेट कैन बिकम अ लॉयर? नहीं बेटा, उल्टा है, लॉयर एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट लॉयर नहीं बनते हैं. बेटा ये टोटल आप उल्टा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. लॉयर क्या होता है, एक आपने लॉ कर लिया, 4 साल का लॉ, मतलब आपने 5 साल, एक तो 3 साल हो गया, 5 साल वाला भी लॉ है. ठीक है, आपने मतलब अलग अलग मतलब लॉ कर, जैसे भी आपने लॉयर बन गए सॉरी. तो आप कोई बार काउंसिल से रजिस्टर करेंगे, दिल्ली बार एसोसिएशन, कहीं ना कहीं जो होगी, अलग अलग बार एसोसिएशन होती है. जैसे ही आपने उसमें रजिस्टर कर लिया तो आप एडवोकेट हो गए आप. ठीक है, वो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो था कि 4 साल तक आप एडवोकेट रहोगे, उसके बाद 1 साल आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर काम करोगे, फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे. बट एडवोकेट लॉयर थोड़ी बनता है, उल्टा लॉयर एडवोकेट होता है. तो एडवोकेट तो लॉयर होता ही होता है, बट लॉयर सब एडवोकेट नहीं होते हैं बेटा. ठीक है, तो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है उसको एडवोकेट बोलते हैं बेटा. ये तो क्लियर किया हुआ है क्लास में. ठीक है, ठीक है. व्हाट हैपेंस इफ एनी फॉरेन कंपनी लाइक गूगल or any foreigner in India contemns the Supreme Court, will there be the same provision as Indians have? हाँ बेटा, वो क्यों नहीं होगा. वो फॉरेनर इंडिया में आएगा, उठा के ले जाएंगे उसको. हाँ दे वो बोले तो सही. हाँ, इफ दे मे बी स्पीक, लेट्स से इफ दे आर इन यूएस एंड दे आर स्पीकिंग देयर. देखो गूगल का प्रेजेंस तो इंडिया में भी होगा, गूगल का ऑफिस भी होगा, तो उसको रेप्रिमांड आ सकता है, यहाँ पे ऑफिसर्स को बुलाया जा सकता है कि ऐसा कैसे हुआ. फॉरेनर कोई फॉरेन कंट्री में है, वो बोलेंगे, कोर्ट ने कंटेंट भी ले लिया, तो भी क्या है, उनके खिलाफ नोटिस भेजेंगे. बट यहाँ से अथॉरिटी नहीं है ना, मतलब यू विल आस्क दैट कंट्री कि उनको भेजा जाए यहाँ पे, तो वो प्रोसीजरल इशू आ जाएगा. बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट मीन कि सिटीजन ही कंटेम्प्ट कर सकते. कोई भी गलत अगर बोलेंगे तो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट बिक गई है एंड गलत, मतलब कोई रशिया से कोई बोल रहा है मान लो, कोर्ट कंटेम्प्ट ले सकते हैं उन पर, बट उन पर इन्फोर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मतलब उनका नोटिस निकलेगा, फिर यहाँ से सीबीआई या बेसिकली अदर एजेंसी जो होंगी वो कोशिश करेगी कि वहाँ से उनको बुलाया जाए, यहाँ से नोटिस जाएगा, वो कंट्री उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, फिर डिप्लोमेट्स बीच में आ जाएंगे दैट इनको हमें लाना है, वो कंट्री अपने पर्सन को बचाने की कोशिश करेगी. अनटिल वो वहाँ की कंट्री भी अनकम्फर्टेबल है उससे, तो उसको बोलेगी ले जाओ आप इसको, वो खुद उठा के दे के जाएगी यहाँ पे. तो वो तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है.
ठीक है, तो ऐसा कहीं लिखा है, अगर ये सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता तो आई वुड हैव सेड, वो एफआरए कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे सिटीजन नॉन सिटीजन का, ठीक है। हाउ आर्टिकल 138 140 इज डिफर, बेटा देखो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन अगर देखा जाए तो 140 को 138 के अंदर डाला जा सकता था, कोई जरूरत नहीं थी कि अलग आर्टिकल को डालने की। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन इज दिस ओनली दैट बहुत चीज़ों को एक साथ में किया जा सकता था, एक क्लॉज लिख देते उसके नीचे, क्लॉज 1 क्लॉज 2 हो जाता, सेम चीज़ आगे होती है। तो हाउएवर डिफरेंस कोई नहीं है, आप सिंपल से एग्जाम के लिए समझो कि एंसिलरी पावर जो है 140 होगी, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन 138 होगा, ठीक है। ओके, व्हाट इफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज पर इंक्यूरियम, ठीक है, तो पर इंक्यूरियम, ठीक है, स्पेलिंग एक बार देखिएगा। तो अगर देखो क्या है, चलो हाँ ठीक है, हम मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। स्पेलिंग देख लीजिए एक बार बेटा। सो व्हाट विल बी द लोअर कोर्ट, नहीं बेटा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो लोअर कोर्ट सब पे वही बाइंडिंग है, चाहे वो पर इंक्यूरियम हो गया हो, जब तक कि वो पर इंक्यूरियम डिक्लेयर ना हुआ हो, वो तो कोई और जजमेंट होगी ना। मतलब अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट को पता है कि वो गलत काम कर रही हो तो करेगी नहीं, हाउएवर वो जजमेंट दे दी तो वो वैलिड है सारे कोर्ट्स पे। फिर पता लगा किसी ने पिटीशन फाइल की, बड़ी बेंच ने सुना उसको, फिर लगा अरे ये तो मिस्टेक हुई है, फिर वो क्या करेंगे, पुरानी जजमेंट पे स्टे लगा देंगे, तो उससे पुराना वाला चीज़ वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटस को एंटी हो जाएगा। स्टेटस को मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बहुत बार आप सुनेंगे स्टेटस को चलेगा, मतलब जो है वो ही चलेगा। तो मतलब जो जजमेंट आ चुकी थी वो चलेगी जब तक हम नहीं जजमेंट देंगे। एक होगा स्टेटस को एंटी, मतलब जो अभी चल रहा है उससे पहले जो था वो चलेगा, तो स्टेटस को एंटी हो गया, हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। नाउ 142 इफ यू सी दिस पावर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जुडिशरी की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इट इज अनपैरेलल्ड। सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस, कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है, अग्रीड, दे कांट पास एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये नहीं कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन डू एनीथिंग, ऑर्डर्स, डायरेक्शन, सब कुछ वो पास कर सकते हैं 142 की पावर्स यूज करते हुए। देखो, लेजिस्लेचर इज सपोज टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव इज सपोज टू एग्जीक्यूट द लॉ, जुडिशरी इज सपोज टू इंटरप्रेट द लॉ, यही तो कॉन्टेक्स्ट आता है। हाउएवर लॉट ऑफ टाइम कोई लॉ ही नहीं बना होगा उस इश्यू पे, तो एग्जीक्यूटिव क्या इन्फोर्स करे, एग्जीक्यूटिव वो लॉ लेके भी नहीं आ रहे, दे मे बी बिजी इन सम अदर डोमेन, तो शुड द जुडिशरी स्टे एज अ म्यूट स्पेक्टेटर? नो, जुडिशरी शुड नॉट एक्ट और स्टैंड एज अ म्यूट स्पेक्टेटर। जुडिशरी क्या करेगी, 142 की पावर यूज करते हुए कोई जजमेंट दे देगी, तो उसमें कोई ऑर्डर्स दे देगी, वो डायरेक्शंस दे देगी। दोज ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस वुड हैव द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ जैसा ही एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए वो। तो देखो, इफ देयर इज अ लॉ देन पावर ऑफ आर्टिकल 142 बहुत कम है, क्योंकि लॉ है तो उसको आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है। हाउएवर इफ देयर इज नो लॉ, वैक्यूम है, देन तो सुप्रीम कोर्ट की पावर अनपैरेलल्ड है, बिकॉज वो एज गुड एज नया लॉ ही बना सकते हैं, मतलब यू कांट कॉल इट अ लॉ। हाउएवर ये डायरेक्शंस जो रहेंगे, कांट कॉल इट अ लॉ, मतलब आप ओवरऑल मान के चलो कि उसका लॉ जैसा ही पूरा एक्शन होगा। एग्जाम्पल है विशाखा गाइडलाइंस, कोई वुमेन प्रोटेक्शन इन द वर्क प्लेस एरियाज, ऐसा कोई, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, ऐसा कोई लॉ था ही नहीं। एंड देयर वाज एन इवेंट wherein a lady was gang raped because she wanted to protect the चाइल्ड मैरिज। कोई 1-2 साल की कोई लड़की थी, 1-2 साल की कोई छोटी सी लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी, चाइल्ड मैरिज। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है, बिहार में भी अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है। इट्स नॉट दी ओनली प्लेस, दोनों स्टेट में और भी जगह पे होती है। तो ये कोई 1-2 साल की कोई लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी, तो एक लेडी ने ये मैरिज जाके रोक दी, तो सोसाइटी अनकंफर्टेबल होगी that how can you stop or you can take, how can you, or how did you stop this marriage?
बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मैरिज तो सोसाइटी का था ही, तभी तो बच्चे की शादी हो रही थी। नाउ द इश्यू वॉज ये एक्शन उनसे बदला लेने के लिए उनका गैंगरेप किया गया। नाउ दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिस इंस्टीट्यूशन पे ये वर्क करती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। सो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दे दी। तो जब तक ये देखो जो भी गाइडलाइंस आएंगी ये गाइडलाइंस तब तक रहेंगी जब तक कोई लॉ ना पास हो जाए उस पर। जैसे ही लॉ पास हो गया ये गाइडलाइंस हट जाती है, क्योंकि अब लॉ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो लॉ नहीं बना सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट वैक्यूम को फिल करने के लिए गाइडलाइंस दे देता है। जब तक गाइडलाइंस नहीं, जब तक लॉ नहीं आया है उस पर, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, तब तक ये होगा कैसे एग्जीक्यूट, हाउ इट वुड बी फॉलोड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद बता देंगे या फिर प्रेसिडेंट साहब बताएंगे एग्जैक्टली ये लॉ, ये मतलब ये डायरेक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। हाउएवर जैसे ही लॉ बन जाएगा तो ये डायरेक्शन हट जाएंगे। जैसे वी हैड विशाखा गाइडलाइंस, हाउएवर करंटली हमारे पास विशाखा गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि वी हैव गॉट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक एक्ट में बदल गया है 2013, ठीक है। तो 142 की पावर देखो मिसयूज भी होती है, मिसयूज इन द सेंस वो बाद में लगता है कि अच्छा ये तो ओवर कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितने भी लिकर स्टोर्स हैं विच आर देयर बेसिकली 500 मीटर्स ऑन द नेशनल एंड स्टेट हाईवे, पूरे इंडिया में जितने भी नेशनल एंड स्टेट हाईवे के 500 मीटर की रेंज के अंदर कोई लिकर स्टोर है उसको बोला बंद कर देंगे। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड यूज्ड द पावर ऑफ आर्टिकल 142 इन दिस एस्पेक्ट। ये क्लियर कट ओवर रीच था, ये ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है, इसलिए अभी वापस से हमें लिकर स्टोर्स दिख जाते हैं। मतलब ये ओवर रीच में, आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल अगेन, तब हम इसको लिखेंगे, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं हम। 142 की पावर को यूज करके जैसे क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल पल्यूट हो रहा, अब ये ओवर रीच नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, ताजमहल पल्यूट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नेक्स्ट टू ताजमहल होंगी या जिससे पोल्यूट हो रहे थे, थोड़ा येलोइश हो रहा था ताजमहल, वो सबको बंद करवा दिया, सीधा ऑर्डर दिया, द पावर अंडर आर्टिकल 142 वी ऑर्डर ऑल दीज इंडस्ट्रीज सब बंद की जाए। तो 142 की बहुत अच्छी पावर है, इसको कोशिश किया था डिफाइन करने के लिए। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड डोंट डिफाइन दिस पावर, बिकॉज इफ यू डिफाइन दिस पावर तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, तो डेफिनेशन जनरली रिस्ट्रिक्ट्स थिंग्स। बोला डोंट डिफाइन इट, लेट मी अकोमोडेट और लेट मी if there is no definition it will help me suit all the situations, I can adapt all the situations, ठीक है। now तो I hope you got this point कि 142 बहुत अच्छी पावर है। 142 में वो कोई भी टाइप के ऑर्डर्स दे सकते हैं, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं देंगे। कोई लॉ नहीं है उनका डोमेन बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। डोमेन लॉ है तो डोमेन खत्म कम होगा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंटरप्रेट ही कर सकते हैं, वो लॉ तो बना नहीं सकते। वैक्यूम है तो पावर बढ़ जाएगी उनकी। जब तक लॉ नहीं बनता तब तक ये डायरेक्शन चलते हैं, लॉ बन गया डायरेक्शन हट जाएंगे। कैसे एग्जीक्यूट होंगे डायरेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट खुद बताता है या फिर प्रेसिडेंट साहब बताएंगे ये, ठीक है। नाउ सर, in the case of essential religious practice case, was it done under Article 139 capital A? बेटे देखो केस वाइज केस, तो अगर आपको देखना है कि इसमें आएगा कि उसमें आएगा कि नहीं, वो तो दैट यू शुड लुक एट इट कि एग्जैक्टली किया है कि उसमें नहीं किया हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, हम रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये 44 के डिस्कशन पे ये डोमेन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो वेट, आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी वुड कम टू दैट एस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सर, जुरिसडिक्शन एनलार्ज्ड थ्रू आर्टिकल 138 कैन बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी जुरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, कर्टेल नहीं कर सकते, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एनलार्जमेंट सुप्रीम पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस। अगर स्टेटमेंट आती है पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा, ठीक है। चीजें हैं, देखो कुछ चीजें तो फिक्स है, जैसे आप मतलब नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को किस ग्राउंड पे निकाल सकते हो? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, यही दो ग्राउंड है।
तीसरा ग्राउंड अगर मतलब ऐसे लिख के आ जाए, उन्होंने चोरी की, थेफ्ट, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थेफ्ट, मर्डर, रेप, डकैती, ये सब नील है, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ग्राउंड है ही नहीं, ग्राउंड दो ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। हाँ, किसी ने चोरी की, उसको मिसबिहेवियर में माना जा सकता है, मिसबिहेवियर में, बट ग्राउंड तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का ही ग्राउंड आ सकते हैं ना, कोई और ग्राउंड तो है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो बहुत स्टिक करके रखना है कि वैसे देखा जाए तो मर्डर, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मर्डर कर देता है तो लॉजिकली तो उनको निकाल देना चाहिए, राइट? हाँ, सेल्फ डिफेंस में हो तो दैट्स अ सेपरेट केस। तो बट आप ग्राउंड नहीं डाल सकते हो कि मर्डर एज अ ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन ही नहीं है। ग्राउंड तो मेंशन है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ठीक है? तो कुछ चीजें होती हैं जो स्टिक करके रखना है, लगता तो है कि हाँ ये आ जाना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम यू मे अप्लाई लॉजिक एंड योर आंसर मे कम राइट ऑल्सो, हाउएवर कुछ चीजें बड़े रिजिड है, उसको वही ग्राउंड्स होने चाहिए। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली समबडी डज मर्डर, 3 मेंबर कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी देखेंगी उन्होंने मर्डर किया और जाके बोलेंगे यस दिस मीन्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो ग्राउंड तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर ही फॉलो किया जाएगा, या तो इनकैपेसिटी, ठीक है? नाउ उसके बाद क्या है? Sir, if guidelines of Supreme Court is able to active in society, then why law is required? If guidelines of Court is able to active in society, बड़े some इसका फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट में कहीं इशू है। If guidelines of Supreme Court is able to active in society, then why law is required? Is able to active in, बेटा कुछ रीफ्रेमिंग करो बेटा स्टेटमेंट को, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगी। आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली डिसाइफर एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू से। अगर मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू से कि अगर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है जो कि एक्टिव है, तो उसके लिए लॉज बनाने की जरूरत क्यों है? अगर ये है आपका इंटरप्रिटेशन, मतलब दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का काम नहीं है गाइडलाइंस देना, ये तो तब आते हैं जब वैक्यूम बना हुआ होता है। तो वैक्यूम को भरने के लिए जुडिशरी का काम थोड़ी था, ये तो टेम्पररी काम होता है कि भाई आपका जस्टिस आप नहीं कर रहे हो, मतलब आपने लॉ नहीं बनाया तो मैंने वैक्यूम भर दिया है। हाउएवर एक सही तरीका तो वही है, लेजिस्लेचर वही करेगी बाय लॉ, ठीक है? दूसरा, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द चार्ज टेकन बाय द एडवोकेट, provision of the charge taken by advocate to fight the case with respect of issues of civil and criminal in the court? What are the provision of the charge taken? मतलब are you asking about the amount taken by an advocate? मर्जी है बेटा, पैसा कोई कितना भी ले सकता है, 10 लाख भी। there are advocates जो per hearing they take 10 लाख रुपीस पर hearing, एक बार जाएंगे कोर्ट में 10 लाख रुपए ले लेंगे, ऐसे हैं एडवोकेट्स हैं। there are advocates जो मिनट वाइज चार्ज करते हैं, मिनट वाइज, मतलब they are so busy, these people are so busy that when they come from the court to अपने चेम्बर जहाँ बैठते हैं, मतलब अपने जहाँ जो उनका जगह हो गया बैठने के लिए, उसके बीच में क्या होंगे, मतलब 15 मिनट मान लो लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं, तो बीच में लोग खड़े होंगे और ये उनसे बात करते हैं, they'll ask them, तो ये चलते चलते जाएंगे, एडवाइस देते रहेंगे, तो 2 मिनट 4 मिनट का 1-1 लाख रुपए कौन से वो अमाउंट हो गया, वो ऐसे भी होते हैं। एडवोकेट अर्न एट अ डिफरेंट लीग अलग है इनकी अर्निंग करने की, एंड स्टेट भी पे करती है, स्टेट ऑल्सो पेज दिस काइंड ऑफ अमाउंट। डू यू नो दैट दी कर्नाटका हाईकोर्ट, कर्नाटका सरकार ने दी, अभी वहां पे इशू चल रहा है ना बुरखा बैन का एंड दिस, ये एस्पेक्ट अलग से हम देखेंगे, ये सेकुलर एस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक अलग से जाएगा, एंड यूपीएससी का मेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डोमेन। हाउएवर वो जो केस लड़ा था, तो पर डे का जो एडवोकेट जा रहे थे उनको 4 लाख रुपीस दिया जा रहा था, तो 10 दिन वो गए थे कोर्ट में, तो 40 लाख रुपए हो गया उनका, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट होता है, इस पर कोई अमाउंट नहीं है, वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, मर्जी है उनकी। यू डोंट वांट टू हायर देम, डोंट हायर देम। आपको लगता है 10 लाख बहुत महंगा है तो 100 रुपये वाला हायर कर लो, फ्री वाला हायर कर लो। देयर आर एडवोकेट जो फ्री में भी केस लड़ते हैं, जो कि बहुत गरीब लोग होते हैं, जैसे प्रशांत भूषण है, वो बहुत लोगों का फ्री में कॉस्ट लड़ते हैं। प्रो बोनो केसेस होते हैं, जो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ केस लड़ रहा हूँ कोई पर्सन के लिए, ऐसे प्रो बोनो केसेस भी होते हैं, ठीक है? बहुत बार होते हैं कि खुद से स्पेंड करते हैं मनी कि उस आदमी को जस्टिस दिलाए, बट ये कोई अमाउंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है? 142 लिखिए बेटा, आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट में पास
such orders as is necessary for doing complete justice. Next line. Supreme Court has held that it is advisable to leave its power under Article 142 undefined so that it remains elastic enough to be molded to suit the situation. Next line. The order passed by the court shall be enforceable in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament full stop, continue, until provision is made by Parliament the orders of the court will be enforced in the manner prescribed by President. Will be enforced in the manner prescribed by the President. Next line, star mark. This power is conferred only on Supreme Court. This power is conferred only on Supreme Court. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, मतलब not with High Court. Next line, and the bracket close. Next line. It cannot be exercised in contravention of provision. Of the Constitution. Next line. When the law is silent,
on certain aspects, when the law is silent on certain aspects, the apex court has ample jurisdiction under the Article 142 to lay down the guidelines and procedure with the intention to render complete justice. Full stop. Continue. Exercise of power under this article can be taken suo motu. Suo motu मतलब multiple days से I've been repeating, right? Suo motu means on its own, खुद के मोशन से. Suo motu. कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जहां पे ये यूज किया गया है, मतलब ये पावर यूज की हुई है. राइट डाउन. क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल. क्लेंजिंग, ये मतलब आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हो वेयर 142 पावर वाज यूज. क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल as it was getting yellow due to surrounding industries. एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए. रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स. अंडर ट्रायल्स को भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, मतलब रिफॉर्म्स के टाइम पे देखेंगे. रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स हु आर इन जेल्स for periods exceeding their sentences. ठीक है. Next is 143. That is what it is, 143. ठीक है. What is censure motion? Please explain. बेटा कहाँ आप चले जाते हो बेटा? सेंसर मोशन कहाँ से? जुडिशरी के टॉपिक में सेंसर मोशन का कोई मतलब किस एंगल से आ गया है? आप बेटा देखो, सीक्वेंस में रहिए. इफ यू स्टडी मोर, बहुत अच्छी बात है. हाउएवर वी विल नॉट गो आउटसाइड द टॉपिक. ठीक है, आप जो टॉपिक आपको, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने मेंटर से पूछेंगे ये बात को. However, you will not go outside the topic. Unnecessarily आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन आंसर होगा नहीं उस मोमेंट पे, क्योंकि वो जब सही जगह पे आएगा वो तब वहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा उसका. However, आपको तब भी पूछना है. आपका मेंटर है, मेंटर से पूछिए. आप मेंटर से मतलब आप यू आर फ्री टू आस्क जो भी चाहे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनीवेयर यू हैव प्रॉब्लम, आप उनसे पूछ सकते हैं. एंड दे विल गाइड यू. However, if at all they don't guide you for any reason, कोई चीज़ है आपने पूछी है वो नहीं बताया, आप मुझे बताइए, I'll get it sorted. ठीक है. However, we'll continue with the, मतलब जो पेस है उसी में, एंड क्लास का स्केड्यूल है वही फॉलो किया जाएगा. ठीक है. Now, we've got Article 143. ठीक है. देखो 143 एक्चुअली देखा जाए तो ये पावर कोर्ट की नहीं है, ये पावर एक्चुअली प्रेसिडेंट ही है. इफ यू एक्चुअली सी, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात होती है. इसमें अगर आप देखेंगे, मतलब आपको बताता हूँ. देखो, हमने देखा है
बारी यूनियन, राइट? स्टार्टिंग में ही एट द टाइम ऑफ 1, 2, 3, 4 आर्टिकल के टाइम पे कैन वी सीड द टेरिटरी, दैट वाज बेरुबारी यूनियन केस। कभी कभी क्या होगा, यू विल फाइंड ये केस ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा होता है, तो ये रे क्या होता है? ये रे है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। टोटल 14-15 ही केस हैं, ऐसा नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, इन योर टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारे केसेस, इसमें से 4-5 केसेस तो हम लोग क्लास में अलग अलग टाइम पे जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। हाउएवर बाकी को सिर्फ एक स्किम गो थ्रू कर लेना, अगर रिडक्शन मेथड आए तो यू शुड बी एबल टू टिक। मतलब पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है। सो कभी आपको रे दिखता है तो दैट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। हाउएवर जस्ट बिकॉज यू नो इट तो जरूरी नहीं कि रे बेरुबारी लिखना है, आप सीधा बेरुबारी लिख लो, आप बेरुबारी यूनियन केस, ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे थर्ड जज केस, तो थर्ड जज केस भी इफ यू नोटिस वो मैंने बोला था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन केसेस, 14-15 के करीब केसेस होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है। हाउएवर ये होता क्या है, लेट्स ट्राई टू सी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है क्या। क्या होता है, कभी कभी देयर इज एन एस्पेक्ट विच इज वेरी मच कंफ्यूजिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब दिस मोमेंट पे करें तो क्या करें हम। कोई लॉ क्लियर नहीं है उस मोमेंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर। जैसे एग्जांपल देता हूं, यू माइट हैव हर्ड रिगार्डिंग द यूपीए टाइम पे, मतलब जो 10 साल से पहले जो गवर्नमेंट थी उन पे लगा था 2G स्कैम बोलते हैं बहुत बार, 1,76,000 करोड़ स्कैम। हाउएवर वो स्कैम था नहीं, वो ये है नोशनल लॉस था। ये कॉन्टेक्स्ट क्या था आप समझो। पहले क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जैसे ही कोई आएगा वो अपने अगर वो डिमांड करेंगे, डिमांड मतलब क्या है, जैसे स्पेक्ट्रम, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम्स, यू लाइक टू बाय अ स्पेक्ट्रम, जैसे ही जिस दिन स्पेक्ट्रम की ओपनिंग होती है डेट की, आज से स्पेक्ट्रम खुल जाएंगे, तो मतलब गवर्नमेंट वुड सेल स्पेक्ट्रम्स, आप जाके बोली लगाओ, मतलब बोली क्या, आप अपना अमाउंट दे दो, जो अमाउंट है, जो फर्स्ट कम पहले जो आ गया उसको वो स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो सीएजी ने बोला था, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने, कि अगर ये ऑक्शन होता तो 1,76,000 करोड़ और अमाउंट आ सकता था, 1,76,000 करोड़। तो बट ये तो नोशनल है ना कि ऑक्शन होता तो इतने मिलते, ये पॉसिबिलिटी, जैसे आप समझो आईपीएल में बहुत बार होता है ना कि अमाउंट ऑक्शन में प्लेयर का 30 लाख रुपए रखा है एंड उनको 2 करोड़ रुपए में somebody में बाय दैट प्लेयर, राइट? पॉसिबिलिटी है। हाउएवर ऐसा भी होता है दैट किसी प्लेयर को 50 लाख बोलो और कोई खरीदता भी नहीं है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो सीएजी ने बोला ये ऑक्शन होना चाहिए था तो और अच्छा होता। अब गवर्नमेंट वॉज कंफ्यूज, पेपर तो बोल रहे थे कि ये स्कैम है, स्कैम है, ये स्कैम तो था ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि स्कैम्स के प्रोविजन, स्कैम्स नहीं हुए थे, स्कैम्स तो हुए थे पहले भी अभी भी। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर इवेंट बता रहा हूं दैट इज नोशनल लॉस था, ये नहीं मोमेंट पे लॉस था, चाहे बाकी 2G एस्पेक्ट में कुछ और हुआ हो, ये पॉइंट पे तो नोशनल एस्पेक्ट था। अब गवर्नमेंट कंफ्यूज थी कि करे तो क्या करे। कोल ब्लॉक एलोकेशन, उसमें भी बोल दिया वो है इतने 1000 करोड़ का, वो है बेसिकली लॉस, वो भी नोशनल लॉस था कि भाई कोल को अगर आप ऑक्शन करते तो और पैसा मिल जाता। अब पॉसिबिलिटी है मिलता, हो सकता है ना भी मिलता। द अमाउंट विच वॉज डिक्लेयर्ड कि 2G में इतना पैसा मिलेगा, जो सीएजी ने 2G के लिए बोला था, वो अब 5G का स्पेक्ट्रम का जब सेल हुई है वो अब नहीं मिला है। मतलब द कैलकुलेशन व्हाट वाज गिवन बाय सीएजी फॉर 2G वो 5G में तो मिला नहीं है। तो इसके लिए बहुत बार ना कैप के सीएजी कंट्रोवर्शियल एरियाज में आती है। हाउएवर दैट्स अ सेपरेट डोमेन कि सीएजी आर्टिकल 148 वो अलग से देखा जाएगा। नाउ अब गवर्नमेंट वॉज कंफ्यूज कि करें तो क्या करें। मतलब दिस इज जस्ट एज सिनेरियो कि मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कंफ्यूजन एरियाज होते हैं। कोई ऑफिसर फाइल को साइन नहीं कर रहा था, वो डर रहे थे कि पता नहीं वी डू समथिंग गुड, अच्छे काम के लिए हमने कुछ सोचा, सडनली सीएजी बोल दे लो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऑल्सो आप देखेंगे बेरुबारी यूनियन में सीडिंग अ टेरिटरी वॉज द इशू, कैन वी सीड द टेरिटरी। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तो है ही नहीं कि क्या करें सीडिंग के लिए।
तो इस टाइप की कंफ्यूजन अगर एग्जीक्यूटिव का है तो प्रेसिडेंट, तो नाम तो प्रेसिडेंट ही लिखा होगा, अगर वहां पे लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट्स वो गलत हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट ही है, तो प्रेसिडेंट वुड कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो दो मैटर में कंसल्ट कर सकते हैं, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा मैटर। एक मैटर ये भी हो सकता है ना, संविधान के आने से पहले का कोई मैटर अभी उठ के आ गया, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, एडवाइस। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मैटर दो टाइप में हमने बांट दिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर जब प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं तो एक तो मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है ना, अटॉर्नी जनरल साहब जाएंगे, अटॉर्नी जनरल साहब बोलते हैं कि भैया ये इशू है, प्रॉपर केस जैसे चलता है, ऐसा नहीं है कि सडनली दे सिट एक चेंबर में बैठा और बोल दिया ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना, उनसे ज्यादा रिसोर्स है ही नहीं किसी के पास, they've got so much of resources, so much, और इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स अवेलेबल है उनके लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स अवेलेबल हैं, पैसे की तो लिमिट ही नहीं है, सारा सरकारी पैसा वो एडवोकेट को फी 2 लाख की जगह 10 लाख रुपए देने उस एडवोकेट को। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके पास अगर कोई ना कोई कमीशन बैठा दे तो वो मतलब पूछने के लिए तो 50 लोग हैं, हाउएवर कंफ्यूजन तब भी है, मतलब इशू कोई छोटा सा इशू नहीं है कि करना है तो क्या करना है। तो अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एफर्ट देना होता है, ऐसा नहीं है कि बस सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने बोल दिया, नहीं, 5 जज बैठते हैं, मतलब इस 143 पे अगर कोई इंक्वायरी गई या एडवाइस की तो 5 जज बैठेंगे। आप 143 के सामने ब्रैकेट में लिख लो 5 जज लिख लो, ताकि आपको पता रहे इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज ही बैठेंगे, कम से कम की बात है, तो 5 जज बेंच ही बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि अब इसमें, और जरूरी नहीं कि वो सुनने के लिए वो 5 जज उसमें बैठे, वो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, जाओ मैं नहीं दे रहा एडवाइस, नहीं दूंगा। राम जन्मभूमि का जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस मांगी थी, हाउएवर मतलब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आई विल नॉट गिव यू द एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस को मना भी कर सकता है। ओके, नाउ अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना बाइंडिंग है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, मतलब बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। ठीक है, दे कैन एक्चुअली से नो। अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है तो इज इट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? नो, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है ही नहीं। मान लो उनसे एडवाइस पूछी, उन्होंने एडवाइस दे दी, तो भी इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सॉरी नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे हो सकता है ना माने। हाउएवर इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, सब पे बाइंडिंग हो जाएगा वो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दे दी, वो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है वो, क्योंकि 5 जज ने बैठ के बोला। सिर्फ प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट मतलब पूरे एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग नहीं। बट अगर आप देखेंगे तो एडवाइस अगर दे दी जाती है ना तो उसको मान लिया जाता है। जैसे 3rd जज केस है, वो तो एडवाइस दी थी 1+4, द कलीजियम जो बना है 1+4 का, वो तो 143 का कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो वो मान लिया गया भाई वो। क्योंकि आप मानते नहीं अगर, तो फिर बाकी को फिर से केस तो घूम के आता ना, तो सुप्रीम कोर्ट तब मना कर देता। जैसे एग्जाम्पल है, बेरोबरी यूनियन केस में बोला है टू सीड अ टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 इज रिक्वायर्ड। तो प्रेसिडेंट में बाइंडिंग नहीं है, तो वो क्या करते कि नहीं सुनते मान लो, और दे देते, सीड कैसे ही कर देते। तो फिर कोई ना कोई चैलेंज कर देता और सुप्रीम कोर्ट बोलता खारिज, सीडिंग के लिए 368 चाहिए आपको। तो एग्जैक्टली इफ दे हैव गिवन द एडवाइस, तो मोस्टली आप मानते हैं कि बाइंडिंग होता है। हाउएवर, तो ये प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आएगा द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो दैट इज राइट। अगर स्टेटमेंट आएगा इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, सब पे बाइंडिंग होगा, यस, उन पे तो बाइंडिंग होगा ही होगा। 143, ठीक है। इस टाइप की कोई पावर नहीं है सुप्रीम हाई कोर्ट के पास, ठीक है। लिख लो आप स्टार मार्क डाल के,
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट देयर विद हाई कोर्ट। देखिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट देयर विद हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई गवर्नर साहब उनसे पूछ लें, ये प्रेसिडेंट उनसे पूछ लें, नहीं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस टाइप का जुरिस्डिक्शन जो है ये यूएस में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। एडवाइजरी मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं उनके कोर्ट के पास। कनाडा में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है एंड वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे तो पूछ ही लेते हैं। नॉर्मल एक प्रोसीजर बन चुका है, मतलब रूल नहीं है, कन्वेंशन बन चुकी है। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पूछ लिया जाएगा। देखो, आई एम स्टिल ऑफ द व्यू दैट अगर मान लो एनजेएसी आ रहा था जब, तो एनजेएसी आने से पहले जब ड्राफ्ट जो बना था वो ड्राफ्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं कि भाई आप बताओ ये कि ऐसा हम चाहते हैं। हाइपोथेटिकल केसेस कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर 143। जुडिशरी हाइपोथेटिकल केसेस नहीं लेती है, हाउएवर अंडर 143 हाइपोथेटिकल केसेस जा सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल केसेस में सुप्रीम कोर्ट पे अगर ये जाता है ड्राफ्ट की भाई दिस इज हाउ वी वांट एनजेएसी, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा केस सुन के तभी उसको खारिज कर देता बाय गिविंग ऑल द आर्गुमेंट जो हमने अभी लिखी है। फिर एग्जीक्यूटिव उसको रीड्राफ्ट कर देते और उसके बाद पार्लियामेंट में पास कर देते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाता तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी बता चुका था कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को आप हटा के लेके आते तो एटलीस्ट वो मोस्ट प्रोबेबली उसको मान गया होता कि हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आई एम सेइंग मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है तब कोई नया इशू उठा लेता सुप्रीम कोर्ट। However, that would have been much better. So such a complicated issue. Agreed. सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग नहीं दे में से मैं नहीं एडवाइस दूंगा, जाओ, नहीं देता मैं, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती। However, वो तब का तब देखा जाता कि वो मना कर देते तो बात अलग है। ठीक है, सो 143 और भी आपको पीटी के कॉन्टेक्स्ट में ही दिखेगा आपको। ठीक है, लिखिए बेटा 143 राइट डाउन। एक तो मैंने बता दिया है कि हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये पक्का आपने लिख लेना चाहिए। एंड मिनिमम 5 जज जो है, 5 जज सुनते हैं इसको। ठीक है, लिखिए आप। इट ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट, इट ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट, टू रेफर टू सुप्रीम कोर्ट a question of law, a question of law or fact, a question of law or fact। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का बेसिक एस्पेक्ट है। अगर फैक्ट मतलब जैसे किसका जन्म कब हुआ, 1950 में हुआ कि 1940 में हुआ, ये फैक्ट का मैटर है, ये लॉ का मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये कब बना, ये कुछ इस टाइप के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट which in his opinion is of such a nature, is of such a nature and is of such public importance, that it would be helpful to obtain the opinion of Supreme Court, upon it। ठीक है, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। प्रेसिडेंट पूछते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, मर्जी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पे सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव एडवाइस, देना उन पे बाइंडिंग है। ठीक है, एंड
ये जो है ये प्रेसिडेंट पे दोनों केस में बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, आर्टिकल 143 is part of, Article 143 is part of an advisory machinery. It is part of an advisory machinery designed to assist the president in discharge of his duty, Next line, star mark. Can take hypothetical cases also. ठीक है, मतलब कभी पीटी में स्टेटमेंट आ जाए हाइपोथेटिकल केसेस कैन नॉट बी आस्क्ड अंडर 143, वो गलत हो जाएगा। हाइपोथेटिकल केसेस जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन has no specific provision like this, full stop. Continue. The practice of obtaining advisory opinion from judiciary has been regularly used in Canada regarding constitutional matters. ठीक है। Now that is what the article 143 is. मतलब बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, एक पे देना बाइंडिंग, one aspect it is binding on the Supreme Court to give the advice, another aspect it is not binding. However, in both the cases whatever the advice Supreme Court gives, जिसपे बाइंडिंग नहीं है उस पे दे दिया मान लो, ठीक है। एक में तो बाइंडिंग है तो देना ही एडवाइस। However, another case where it is not binding, even if the Supreme Court gives the advice, अगर दोनों केस कोई भी कंडीशन हो, प्रेसिडेंट पे दोनों में बाइंडिंग नहीं है, हाउएवर बाकी कोर्ट्स पे तो बाइंडिंग आता है। दैट इज व्हाट इज 143, ठीक है। 144 बेटा कोई छोटा सा आर्टिकल है भाई कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एड द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में जितनी भी अथॉरिटीज होंगी वो जुडिशरी की मदद के लिए आएंगी, वो किस, ठीक है। ये सिर्फ यही एक ही लाइन का आर्टिकल है। लिखिए आर्टिकल 144, लिखिए आर्टिकल 144, all authorities, comma, civil and judicial, comma, in the territory of India, shall act in aid of Supreme Court, ठीक है। दैट्स इट, यही 144 है। तो कोई आर्टिकल तो बेटा एक ही लाइन के होते हैं कि वो ज़रूरत बहुत बार होता है। आई वुड बी जंपिंग लाइन्स, इस टाइप के अगर आर्टिकल्स होते हैं। हाउएवर
एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, ये पीटी में कोई स्टेटमेंट आ जाए, बिकॉज ये अंडरस्टूड होगा. इवन इफ यू नॉट रेड इट, आप पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे एंड सवाल आ जाएगा ऑल अथॉरिटीज टू एड द सुप्रीम कोर्ट. यस, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो कुछ बोलेंगे तो उनकी मदद के लिए, मतलब कोई जजमेंट देंगे वो कोई, तो वो सबको फॉलो करना जरूरी है, राइट? सो ये वैसे भी हो जाएगा, बट संविधान में लिखा हुआ है. तो देर आर सर्टन आर्टिकल्स विच थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो विल बी एबल टू आंसर, राइट? नेक्स्ट इज आर्टिकल 145. ये एक दो लाइन का ही आर्टिकल है बेटा. सिंपल एस्पेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के लिए रूल्स बना सकता है, लॉ नहीं, रूल्स बनाता है. मेजर जो होते हैं वो अपने रूल्स, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कोर्ट अपने हिसाब से कुछ अपने प्रोसीजर के लिए कुछ भी बना सकता है. प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं, वो बात अलग है. अब ये नहीं कि कुछ भी बनाते हैं मतलब अपने सारे आर्टिकल अपने प्रोविजन से वो कर लेंगे, नहीं. आर्टिकल 1 मतलब इसको लेट मी रीफ्रेज इट, इसको और रीफ्रेज कर लेते, थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि कंफ्यूजन ना हो. मान लो किसी को वहां पे किसी को स्टे लेना है, प्रोसीडिंग का स्टे, मतलब कि कोई केस चल रहा है तो आपको स्टे चाहिए कि सर ये थोड़ा अभी बस ये आगे एग्जीक्यूटिव काम ना करे, स्टे प्रोसीडिंग करवा दो आप, बस स्टे आज के लिए रुकवा दो ये कुछ काम जो है, नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी, जो कहीं पे कोई एक्शन होने वाला है. किसी को पास ओवर चाहिए, मतलब कि आज एडवोकेट जो हैं, जो आर्ग्यूमेंट देने वाले थे वो नहीं आए हैं, तो वो केस तो जब जाएगा उस डेट पे तो वो टाइम पे आएगा उनका केस. फिर कोई और एडवोकेट आके बोलेगा सर वो मे बी आज बीमार हैं तो आप नहीं आ पाए हैं आज, थोड़ा नेक्स्ट डेट दे दो. या किसी को प्रैक्टिस करना है कोर्ट पे, ऐसे टाइप की चीज़ें. बेल लेनी है, मान लो बेल लेनी है तो एक प्रोसीजर होगा. ये सारे एस्पेक्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद से बनाता है, ये खुद से ही. ये सारे जो रूल्स बना रहे हैं, दीज आर एक्चुअली मेड अंडर द पावर ऑफ आर्टिकल 145. आर्टिकल के 145 की पावर से. मैं आपको बताता हूं, देखो, लेट मी शो इट टू यू. सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के हैं हमारे पास, ठीक है? देखो 2013 के रूल हैं ये, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बनाए हैं, 2013 के रूल हैं. गजट में तो 2014 में आया, हाउएवर इनको काउंट किया जाता है 2013, ठीक है? देखो ये मत कर लेना जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, तो डोंट मतलब इसको खोल के आप सब पढ़ ले मत ले आना. 109 110 पेज का है ये पूरा. नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. देखो नॉलेज तो मिल जाएगी, यू स्टडी एनीथिंग, नॉलेज मिल जाएगी. आप गधे के बारे में, जानवर के बारे में पढ़ लो, नॉलेज तो मिलती रहेगी, लिमिटलेस है. हाउएवर इट इज नॉट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो नहीं है ना. तो जस्ट दैट्स द रीजन लॉट ऑफ टाइम आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि आपको कुछ वहीं तक इन्फॉर्मेशन देके रखते हैं कि भाई जो जरूरी है, यानी इधर उधर नहीं. हाउएवर जिसमें आपको सिर्फ कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, कभी है कि दैट सम डे यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको एक खुद की रीड करनी है, आपको टाइम मिल रहा है. वैसे टाइम मिलना नहीं चाहिए जब तक IAS ऑफिसर नहीं बनते या IPS या फॉरेन सर्विस. हाउएवर मान लिया उस टाइम पे आप ऐसे ही देख रहे हो तो बात अलग है, बट पढ़ने एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ना. तो इसमें क्या है, सारे रूल्स इसी में सुप्रीम कोर्ट, ये सब खुद से सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि रजिस्ट्रार मतलब सेक्रेटरी जनरल मतलब मींस द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कोर्ट. रजिस्ट्रार मतलब कौन होगा. रूल्स ऑफ द कोर्ट मतलब क्या है. ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ये क्या क्या मतलब होता है, ये सब इसमें देते हैं. ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट जो होंगे वो कौन होंगे, क्या क्या बोला जाएगा उनको. सुप्रीम कोर्ट ये खुद से रूल बनाता है, खुद से. देखो इसमें और कुछ दिखाता, हाँ लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. देखो दिखाता हूं, रुको. ये देखिए, रिव्यू पिटीशन आपको मैं बता रहा था, रिव्यू पिटीशन, ठीक है? तो रिव्यू पिटीशन देखिए, द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. ये उन्होंने लिख के बताया है, खुद से बताया है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये सब लिखा है हमने, ठीक है? उसके बाद और क्या है,
डिलीवर्ड जजमेंट ठीक है, व्हेन एप्लीकेशन रिवर्स फिट इन ठीक है, डायरेक्ट मे थिंग्स फिट, इसी में कहीं पे लिखा होगा 30 डेज ही, मतलब द कोर्ट में रिव्यू जजमेंट इन ऑर्डर बट नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू विल बी एंटरटेन्ड इन सिविल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफाइंग द फर्स्ट बेस्ड ऑन द ग्राउंड अंडर द रूल्स, एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड विद इन 30 डेज। देखो ये 30 डेज लिखा है, हमने लिखा है उसमें 30 डेज, ये इन्होंने खुद रूल बनाया हुआ है, ये पोर्शन जो है 30 डेज का। अब देखो क्यूरेटिव पिटीशन, यहाँ देखो क्यूरेटिव पिटीशन लिखा हुआ है, ये खुद ही लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है भाई दी रूपा अशोक हुर्रा केस, इट इज मेंशन्ड रूपा अशोक हुर्रा केस 2002 ठीक है, इट शैल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट ऑफ द सीनियर एडवोकेट, ये भी लिखा हुआ है ठीक है, द पिटीशन शैल बी फाइल्ड विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, रीजनेबल टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है, इम्पोज एग्जेम्पलरी कॉस्ट, मतलब फाइन लगाया जा सकता है बहुत ज्यादा। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के खुद रूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं ठीक है, तो एग्जाम में ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉन्टेक्स्ट में होता है, अग्रीड, प्रेसिडेंट साहब से पूछा जाता है तो वो कॉन्टेक्स्ट चेक्स एंड बैलेंस के लिए हो जाता है, दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 145 ठीक है, लिखिए आप आर्टिकल 145 राइट डाउन, सुप्रीम कोर्ट में from time to time with the approval of the president may make rules for regulating the practice and procedure of the court एग्जाम्पल लिखिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, रूल्स फॉर ग्रांटिंग बेल, रूल्स फॉर ग्रांटिंग बेल, रूल्स फॉर ग्रांटिंग बेल, रूल्स फॉर क्यूरेटिव पिटीशन, रूल्स फॉर क्यूरेटिव पिटीशन ठीक है। सो विद दिस मतलब यू गेट द आइडिया कि रूल्स है, जो भी रूल्स बनाने होंगे यहां से पावर बन जाए, यहां से बना दिया जाएगा ठीक है। वाई इज इट वेरी एक्सपेंसिव टुडे टू गो टू सुप्रीम कोर्ट टू फाइट एनी केस, हाँ बेटा ये जुडिशियल रिफॉर्म में आएगा पोर्शन, ये तब हमें मतलब आज तो नहीं कल मोस्ट ऑफ कल टुमारो ये डिस्कशन होगा कि एग्जैक्टली देयर आर सिस्टम, एडवर्सरियल सिस्टम, इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इंडिया फॉलोज द एडवर्सरियल सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, ये रिफॉर्म्स का पार्ट आएगा, तो वी लुक इनटू दैट ठीक है, ये उससे आ जाएगा ठीक है। हाइपोथेटिकल केस, बेटा हाइपोथेटिकल केस कुछ भी हो सकता है कि अगर ऐसा मैंने लॉ बना दिया तो क्या क्या हो सकता है, ये भी हाइपोथेटिकल केस ही है। हाइपोथेटिकल मतलब कुछ भी, आप जनरली क्या होता है, एग्जाम्पल है, अगर हम नॉर्मल सोचें कि कोर्ट में आप बोलो मैं वहां गया तो इसने मार दिया मुझे, तो ये तो हाइपोथेटिकल केस हो गया राइट, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा ऐसे नॉर्मल केसेस, हाइपोथेटिकल केसेस नहीं। हाँ केस ये हो सकता है कि कोर्ट से आप बोलो कि मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए बिकॉज देयर इज अ थ्रेट टू माई लाइफ, बट हाइपोथेटिकल आप सोचो कि अपने हिसाब से ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ ग्राउंड में कुछ नहीं है, और आप सोच के बोलो कि अगर हमने ये लॉ बनाया तो ये लॉ ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एक हाइपोथेटिकल केस क्या हो गया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर किया जाएगा तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हाइपोथेटिकल हो गया। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो इंडिया में है ही नहीं,
राइट। बहुत बार लोग बोलते हैं दैट इंडिया को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहिए, ये व्यू आता है, जरूरी नहीं कि होना चाहिए, हाउएवर व्यू है ये। तो ये तो हाइपोथेटिकल हो गया ना। मान लो इलेक्शन ऑफ गवर्नर को डायरेक्ट कर देते हैं, चलो मान लो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाया जाएगा, तो पता नहीं है ये, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होगा। ऑफिस ऑफ, या इंडिया को यूनिटरी बना देते हैं हम, फेडरल नहीं बनाएंगे, चलो वो फेडरल तो बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया है, वो बात अलग है। आई होप विश्वजीत यू गॉट द आइडिया कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 146, ठीक है। देखो आर्टिकल 125 के टाइम पे हमने अपना डिस्कशन क्या किया था कि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी देखा था हमने, एक्चुअली 146 में है। 125 में आई हैड टोल्ड यू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू मेनी आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट जो कि 125 में नहीं है। सो 146 क्या करता है, देखो सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स होते हैं, खुद ही उनका एग्जाम कंडक्ट करेगा, खुद ही रिक्रूट करके रखेगा उनको। इनके सारे कॉन्टेक्स्ट, सारे कंटेक्स्ट जो होंगे, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ इन पे सुप्रीम कोर्ट का लागू होगा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट, पूरे लॉ ऑफ द लैंड तो लोगों पे फॉलो होता है, बट ये सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज होते हैं, ये सरकारी एम्प्लॉयज नहीं होंगे। यू विल नेवर फाइंड एन आईएएस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का एम्प्लॉय, नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंस की जरूरी है। आईएएस ऑफिसर जो है उसका कमांडिंग अथॉरिटी जो है वो तो एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आईएएस ऑफिसर तो चाहेगा एक जुडिशरी में अंदर रह के वो कोशिश करेगा, एग्जीक्यूटिव ने कमांड दे दिया मुझे बताओ अंदर की चीज़ें सारी की सारी, अब उनका तो फाइनल बॉस तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो बता देंगे उनको बहुत चीज़ें मे बी, या वो कोई चीज़ डिले कर देंगे। आई एम नॉट सेइंग सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग समथिंग विद सीक्रेट, सुप्रीम कोर्ट को सीक्रेट विकेट कुछ नहीं कर रहा होता है, हाउएवर वो कुछ चीज़ों में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिले हो जाए जुडिशरी की। तो पूरा इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स हाई कोर्ट अपना हायर करेगा, सुप्रीम अपना रिक्रूट करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना रिक्रूट करेगा। इनके लिए रूल्स भी सारे के सारे, मतलब सीजीआई ही बनाएंगे रूल्स। हाँ, वो बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन से सीजीआई और सम अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनको सीजीआई बोलते, और सम अदर ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनको सीजीआई बोलते, मतलब पावर सीजीआई के पास है ये। इनके ऊपर यस, सैलरीज, लीव, पेंशन, जो ये सब का है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है। इनके ऑफिसर्स की सैलरीज कितनी होनी चाहिए, इनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, हाउएवर इसमें प्रेसिडेंट से पूछते हैं वो चेक। ऐसा नहीं कर सकते भाई सैलरी ऑफ ऑफिसर है 5 करोड़ होगी, ये भी नहीं कर सकते ना, कुछ तो बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए प्रेसिडेंट से पूछा जाता है। लीव, पेंशन, ये सारी चीजें बेसिक चेक्स एंड बैलेंस के लिए पूछा तो जाता है। ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है, ये तो हमने देख ही लिया था कल 125 के आर्टिकल के डिस्कशन। दिस इज व्हाट इज 146, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 146 मेंटेन करता है ये, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 146, राइट डाउन। अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स and servants of Supreme Court, appointment of officers and servants of Supreme Court shall be made by Chief Justice of India, or such other judge or officer of court as he may direct. Next line, condition of service of officers and servants be prescribed by the rules made by the CJI or some other judge
or officer of court, or officer of court. Next line. Salaries, comma, allowances, salaries, comma, allowances, comma, leave or pension, salaries, comma, allowances, comma, leave or pension require the approval of the president, require the approval of the president. Next line. Administrative expenses, including salaries and pension, to be charged upon the CFI, to be charged upon the Consolidated Fund of India, to be charged upon the Consolidated Fund of India. Next line, star mark. Article 146 secures the independence. Article 146 secures the independence of Supreme Court. Secures the independence of Supreme Court. ठीक है? This is what the class is as of today. So we have discussed Article 146, basically discussion 147 तक का ही. आप 147 देख लीजिएगा. 147 does not require discussion. एज पर आर्टिकल्स हमने सब कंप्लीट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही साथ हाई कोर्ट भी कंप्लीट होता रहा है सारा का सारा. जहां जहां थोड़ा सा हाई कोर्ट का डिफरेंस है, आई हैव ऑलरेडी डिक्टेटेड यू. हाउएवर जुडिशियल एज अ टॉपिक इज नॉट ओवर. हाउएवर हाई कोर्ट के लिए भी कुछ ना कुछ हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, मतलब ना के बराबरी हो गया, बट टॉपिक पूरा कंप्लीटेड है वो. डोंट थिंक इट्स नॉट कंप्लीटेड. हाउएवर जुडिशरी वुड स्टिल टेक अराउंड 2 more days ऑफ क्लास, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन तो लग सकता है. हाउएवर 1 से 1.5 दिन भी हो सकता है. नाउ वी वुड कंटिन्यू. आप जो भी टेक्स्ट जो है आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी जुडिशरी का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लीजिएगा. टुमारो हम जुडिशियल रिव्यू देखेंगे एंड जुडिशियल एक्टिविज्म देखेंगे, एंड जैसे ही खत्म होगा जुडिशियल रिफॉर्म देख लेंगे. रिफॉर्म्स शुड नॉट टेक मच टाइम. ठीक है? सो विल कैच अप टुमारो. ठीक है? So we'll catch up tomorrow at the same time. 11 o'clock मिलते हैं फिर. ठीक है? Thank you. All the best.